सुप्रभात बच्चों। संस्कृत शिक्षा विभाग के देववाणी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा के अध्याय 7 जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा और पाठ का नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत समझते हो कि जब लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है, अपने एक यात्रा की उसने और अपने उस यात्रा का जब वो वर्णन करता है तो उसे हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया है। विस्थापन का मतलब होता है बच्चों कि किसी का घर है, एक जगह पर घर है और वहाँ पर कोई निर्माण कार्य किया जाना है और उन लोगों को कहा जाता है कि आप यहाँ से जाकर किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाओ। उन्हें कोई और दूसरी जगह दे दी जाती है या वो चले जाते हैं, तो वो होता है यानी एक स्थान को छोड़कर जब लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर नए रूप से अपना घर बसाते हैं तो उसे कहते हैं विस्थापन। तो वहाँ पर उनका कोई घर तो है नहीं। आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस प्रकार नष्ट हो रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। तो बच्चों ये विस्थापन से संबंधित समस्या पर निर्मल वर्मा ने लिखा है। सिंगरौली 1983 की बात है। ये सिंगरौली स्थान है। वह धान रोपाई का महीना था। जुलाई का अंत जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। उस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांव में एक का नाम है अमझर, आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं, इसीलिए इस गांव का नाम बच्चों क्या है, अमझर। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, न कोई फल पकता है न नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे हैं। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेगा, यानी कि आदमी जब उजड़ जाएगा तो पेड़ के जीवित रहने का क्या अर्थ, क्या औचित्य है। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ कि उस गांव में गए तो वहाँ पर क्या वो बताने लगे कि जब से ये घोषणा हुई है ना तो ये पेड़ क्या हो गए हैं, अपने आप सूखने लग गए हैं, अपने आप नष्ट होने लग गए हैं। तो बच्चों देखो, प्रकृति जो है वो भी क्या है, मनुष्य के लिए है और मनुष्य प्रकृति के लिए है। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसी अनाथ और उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोंपड़े और चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की तरफ की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे कि सारे जमीन जो है एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़ झोंपड़े आदि ढोर डंगर आधे पानी में ऊपर तिरते दिखाई दे रहे हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। यानी कि जो ये अमझर गांव है क्या था, आम के पेड़ों का झुरमुट था और इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य था। तो लेखक कहता है कि जब ये विस्थापन की समस्या है, ये जब मैं देखता हूँ कि और मजदूरों की गंदी बस्तियों में झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर देखता हूँ तो वो कैसे रह रहे हैं, लेकिन जब उनके पुराने परिवेश को देखते हैं तो आज मेरे को ऐसा पहली बार मौका मिला जब मैंने ये देखा कि वो लोग कितने सुंदर परिवेश में, कितने सुंदर वातावरण में रहते थे। किस्तेनुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं।
वह हिरनियों की तरह हैं जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था, किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुका रखकर अपने काम में डूब जाती हैं। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मार्शलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। झोंपड़े, खेत, ढोर यानी पशु, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैढन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती होगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। यानी इतना सुंदर ये प्राकृतिक सौंदर्य है, और ये सौंदर्य सब कैसे हो जाएगा? उद्योगों के नीचे नष्ट हो जाएगा। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। तो लेखक ने क्या किया, इन लोगों को एक नया नाम दे दिया, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावात यानी तूफान ने अपनी घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया, यानी उनको अलग कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, यानी वहाँ से उखाड़ता है, तो फिर कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटते। आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो लेखक कहता है कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो लोग एक बार उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो बाढ़ सही हो जाती है, भूकंप सही हो जाता है, तो लोग क्या है, वापिस अपने स्थान पर आ जाते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन हो रहा है, यानी औद्योगिकीकरण के कारण कोई मतलब उद्योग शुरू हो रहा है, कोई फैक्ट्री लग रही है, इस वजह से क्या है, वो लोग अपना गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो ये तो है नहीं भी उद्योग थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा या वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो लोग वापस आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो लेखक कहता है कि इस आधुनिक औद्योगिकीकरण के कारण क्या हो रहा है, हमारा परिवेश, हमारी प्रकृति और हमारा आवास स्थल सब क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। यानी विकास के नाम पर मनुष्य अपनी प्रकृति को ही क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना शोभ नहीं होता, यानी कि दुख नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। तो लेखक हमें ये कह रहा है कि ठीक है, औद्योगिकीकरण के पीछे चलो, लेकिन आज हम कैसे भाग रहे हैं, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों के पीछे भाग रहे हैं, पश्चिमी देशों के औद्योगिकीकरण के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन हम क्या है, गलत भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों के पीछे भागने से ठीक है उद्योगों का विकास होगा, लेकिन इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, हमारी ऐसी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं जो इतनी उर्वरा है, जिससे हमें इतनी फल फूल और इतनी अधिक अनाज के उत्पादन हो रहा है, उस जगह को हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवाड़ जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वत माला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहाँ नए लोग भीतर आते थे और नए बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। क्यों? पहाड़ी एरिया था और इस वजह से क्या था कि दूर उस मतलब आने जाने के साधनों की कमी थी। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता है। कभी कभी किसी इलाके को संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। लोलुप युग, लोलुप यानी कि आज का जो औद्योगिकीकरण का युग है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं ललचाई निगाहों से जमीनों को देखते रहते हैं, भाई ये जमीन अच्छी है, इसको हम हथिया लें, इसको हथिया लें, तो वो युग है आज। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही।
विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड और नेचुरल सुपर थर्मल पावर कारपोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ प्रतिष्ठित हुआ। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहां बाहर का आदमी फटकता न था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। क्यों? क्योंकि ये जमीन क्या थी? उर्वरा थी। यहाँ से हमें संसाधन खनिज मिल रहे थे और जो अनाज है वो भी भरपूर मात्रा में मिल रहा था। तो इस पर लोगों का ध्यान क्या हो गया, यानी जो पूंजीपति थे, जो सत्ताधारी थे, उनकी जो धन लोलुपता है उसके कारण लोग इसकी तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों के आक्रमण शुरू हो गए। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था, हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकीकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। कि जो अंग्रेजों का हमारे देश पर राज हुआ था, वो हमारे देश को, मतलब हमारे देश की जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने में पूर्ण रूप से क्या हो गया था, सफल नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी आज के जो पूंजीपति वर्ग थे, आज का जो सत्ताधारी वर्ग है, उस पर क्या है, वो धन लिप्सा की जो भावना है बच्चों, उसके कारण क्या हो रहा था, हमारी प्रकृति नष्ट होने पर आमदा हो गई थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। यानी कि बच्चों, आज भी हमारे देश में क्या है, आज एक बात सोच के देखो तुम, कि जैसे मान लो तुम्हारा खुद का घर है, उस घर को यदि तुम्हें कोई कह दे कि तुम इस घर को छोड़ दो, तुम्हें उस घर से निकाला जा रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, कि तुम क्या होगा कि तुम उस घर के प्रति तुम्हारा जो मोह है, जो प्यार है, जो स्नेह है, उससे तुम्हारे मन में क्या होगा, तुम्हें दुख उत्पन्न होगा, तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ऐसा ही कुछ लेखक कह रहे हैं भी, जो सिंगरौली था वहाँ के लोगों के लिए भी वहाँ की जगह को छोड़ना क्या हो गया था, कठिन हो रहा था। और ऐसा ही कुछ प्रकृति पर भी उसका असर दिखा। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें प्रकृति मनुष्य से बंधी हुई है और मनुष्य प्रकृति से बंधा हुआ है। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। यानी कि जो यूरोपीय देश है वहाँ पर तो क्या है, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए वो ऐसा काम करते हैं, जबकि भारत में इसका क्या है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि भारत में रिश्तों को महत्व दिया जाता है। तो उसके कारण क्या है, भारत में प्रकृति मनुष्य के लिए और मनुष्य प्रकृति के लिए आवश्यक है। स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं कि शासक वर्ग ने औद्योगिकीकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी गया ही नहीं। कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी प्रकृति क्या है, वही हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति क्या है, वही हमारे मनुष्य के संबंध है, उसके रिश्ते हैं। यानी प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। कि जो हमारी प्रकृति है वही हमारी संस्कृति है। लेकिन पश्चिमी देशों का अनुकरण करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या कर दिया, अपनी प्रकृति और अपने रिश्तों के संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। हम बिना पश्चिम का मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता है। लेखक अंत में कहते हैं कि जो हमारे शासक वर्ग है, हमारा जो पूंजीपति व्यापारी वर्ग है, उसके दिमाग में कभी ये नहीं आया
बताया कि हम जो है बिना हमारी प्रकृति को उजाड़े भी क्या कर सकते हैं, औद्योगिकीकरण कर सकते हैं। यानी ऐसी जगहों पर उद्योग विकसित करें जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, जहाँ जनसंख्या की कमी है, जहाँ संसाधनों की कमी है। ऐसे स्थान पर यदि हम उद्योग विकसित करें तो हमारी प्रकृति और हमारे जो मनुष्य का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए बच्चों, लेखक जो है इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें ये बता रहा है कि ये जो विस्थापितों की समस्या है वो किसके कारण है, इस औद्योगिकीकरण के कारण है। इसलिए मनुष्य को अपने परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल इनको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। औद्योगिकीकरण ठीक है, आज का समय है औद्योगिकीकरण विकास होना, लेकिन यदि वह औद्योगिक विकास हमारी प्रकृति और हमारे मनुष्य के संबंधों को नष्ट न करते हुए किया जाए तो वो हमारे लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या होगा, बहुत ही उपयोगी साबित